4 अवस्थाओं पर, और अभी कहीं-कहीं अटकाव है कि पेड़-पौधों में जीवन है कि नहीं है, साँस लेते हैं, तो उस पर काफ़ी कल गहरी चर्चा हुई थी और सोचने के लिए भी सभी ने अच्छा सोचा होगा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, आपने चिंतन-मनन किया होगा, किसी बच्चों के साथ या घर में अन्य सदस्य के साथ आपने चर्चा की होगी, तो यदि कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम। कोई भी साथी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं। कोई करना चाहते हैं साथी शेयर, कोई बात? मुझे हैंड रेज़ तो दिख नहीं रहा। गीता मैम, अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक ठीक है। तो संजीव भैया हम शुरू कर सकते हैं? 26 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, या हाँ थोड़े हाँ दिन वेट बिल्कुल। करें? नहीं, जो आ गए हैं साथी उनके साथ तो बात करना शुरू कर ही दें। मतलब कुछ ना कुछ तो साथियों ने सोचा होगा, कुछ बात की होगी, कुछ अपने में विचार चल रहे होंगे, तो जी, कोई तो शेयर कीजिए। हाँ जी। कोई अपनी बात शेयर कर सकते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे 4 अवस्थाओं के बारे में, या जहाँ अटकाव था कुछ उस अटकाव से आप निकल पाए, कुछ आगे की बात सोच पाए। कल श्रवण भैया ने भी एक डॉक्यूमेंट भेजा था, तो उससे भी कुछ मदद मिली है मुझे लगता है साथियों को समझने में। हाँ, वो भी अच्छा वेल एक्सप्लेन था, काफी अच्छा था वो डॉक्यूमेंट। फिर भी अगर कहीं पे कोई अटकाव है या कुछ और समझना चाहते हैं तो वो बात रखी जा सकती है। एक्चुअली क्या है कि इसमें अटकाव होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक जो हमारी मान्यताएं, जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बहुत गहरा बिलीफ सिस्टम, तो उस मान्यता को तोड़कर और दूसरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, तो थोड़ा अटकाव तो रहता ही है। जैसे उस दिन बात चल रही थी, तो घर में हस्बैंड भी सुनते ही हैं बात, तो वो कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, जगदीश चंद्र बसु ने तो ऐसे बोला। और जबकि जीवन क्रियाएं, जब मैं रायपुर गई थी तब से मैं उनसे कह रही हूँ कि ये जीवन क्रियाएं हैं और ये जीवन के अंदर चैतन्य की क्रियाएं हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। तब भी अटकाव था, तो फिर मेरी भी इतना वो नहीं था कि मैं मतलब बहस करने की स्थिति में मेरी नहीं रहती, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि अभी नया जो प्रपोजल है, दर्शन जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो उस दर्शन की अपना शब्द है, शब्द से हमें उस शब्द को जानना है और उस शब्द से अर्थ, और अर्थ से हमें वास्तविकता को जानना है, जो रियलिटी है उसको जानना है। तो उसको जानने के लिए हमें वोकैबुलरी, जैसे कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं या कुछ दर्शन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो सबकी अपनी मान्यताएं और सबकी अपनी वोकैबुलरी होती है। तो पहले हमें शब्द समझना है, शब्द से अर्थ, अर्थ से हमें रियलिटी को समझना है। तो इसलिए ये अटकाव होना बहुत बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई भी परेशान ना हो। और धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हमें स्वीकार होने लगेगा कि हाँ हमें वास्तविकता को जानना है, तो फिर हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी। जी गीता दी, डिम्पल बोल रही हूँ। एक चीज रखना चाहती हूँ, अगर बात जी कर सकूं मैं। जी कल जी जो बात बोलिए। मैंने संजीव भैया से पूछी, जब हम कोमा में बात कर रहे थे, अगर उन्हें याद हो, कल मैंने प्रश्न किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि क्या डिफरेंस है। मैंने पूछा इसलिए था एक्चुअली कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पड़ोस में एक बच्चा है 14 साल का, जो इसी स्थिति में है। तो मैंने कल इस बात के बाद उनके पेरेंट्स से भी बात करी ऐसे ही, कि क्या है, आपको क्या लगता है। तो वो ये कहते हैं, यार अगर हम ये मान लें, अगर हम ये मान के ही चलें कि वो वेजिटेबल स्टेट में है, तो वो कभी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। फिर हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो है नहीं है, उनका होना ना होना बराबर है। अगर डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हम दिन रात अपने बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और वो रिकवर कर रहे हैं इस ट्रस्ट के साथ कि उनमें जीवन है। अगर ये हम ही मान लें कि वो वेजिटेबल स्टेट में है, तो फिर तो
हम काम करना बंद कर देंगे, फिर हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो सिर्फ पेड़ पौधे की तरह है। तो मेरा कंफ्यूजन फिर वहीं आ गया जहां से चला था। ये एक छोटी सी बात जो मेरे मन में थी, मैं जहां से चली थी मैं वहीं आ गई वापस। नहीं, थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लैरिटी बनेगी, धीरे नहीं नहीं, धीरे। बढ़िया है, बढ़िया थैंक यू। है। उसको अभी बढ़िया है। देखते हैं, ध्यान उसको जाना, देखते हैं। अभी मेरे को लग रहा है कि इस बार बार हाँ कहते हैं कि ध्यान जाना है ना अपने भावों और विचारों पर, वो बहुत बड़ी बात है। ध्यान हमारा रहेगा तो हम आगे धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। जी जी संजीव भैया, हम शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा डिम्पल दीदी ने जो है ना एक रख भी दी बात। तो हमारे जो कल थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे उसको हम एक अच्छे से बिल्कुल डिटेल में आज रैप अप करके कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को सेटल कर दें वंस फॉर ऑल। हम्म, भैया तो मैंने एक्सपीरियंस थैंक यू भैया। बिटिया के साथ शेयर किया था, तो वहाँ पर भी मुझे ये वाली बात बड़ी अच्छी लगी। उसने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि नहीं, प्लांट्स और जो है ये प्राणावस्था अलग चीज़ है। उसने एक एग्जांपल दिया बड़ा अच्छा कि अगर सपोज भूकंप आ जाए तो जो है तो पहले तो अब जाएंगे या कोई अगर पसंद है तो जाने हैं ना, कि जो है कोई फ्रूट्स अंदर पड़े हैं, कुकुम्बर पड़ा है, कोई ना कोई और चीज इस तरह से पड़ी है, सब्जियां रखी है, तो पहले सबसे उनको निकालने का प्रयास तो नहीं किया जाएगा ना कि उनके अंदर जीवन है। और मैं यहाँ इस चीज के लिए कभी ये चीज के लिए तो कभी आज तक ये नहीं खुश हुई कि जो है मैंने एक तरबूज को बचा लिया और उसके अंदर भी 100 बीज थे, तो जो है मैंने 100 जाने बचा ली। ये वाला तो नहीं होता ना। तो हम पेड़ पौधे अलग चीज है, और जो पशु पक्षी और जो है ज्ञानावस्था मानव जो है वो एक अलग चीज है। कि इन दोनों में अलग से जीवन है, और उसमें जो है कुछ क्रियाएं हैं, कुछ सेंसेस हैं उनमें, बट सारी सेंसेस उनके अंदर ये वाली नहीं है जो कि इन दोनों फेजेस में है। जी बढ़िया। आगे अभी बात धीरे धीरे और होगी और क्लैरिटी सबकी बनती जाएगी। जी संजीव भैया। हाँ बढ़िया। तो अच्छा, संध्या दीदी ने भी बताया कि ऐसे जिस तरह से छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान जाए, हमारा ऑब्जर्वेशन जाए कि हम हमारी प्रायोरिटी में क्या आता है। देखिए है क्या कि मतलब जब भी हम किसी वस्तु को या वस्तुओं को समझना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिमिलैरिटीज भी देख पाए और डिसिमिलैरिटीज भी देख पाए, समानताएं भी देख पाए और भिन्नताएं भी देख पाए, तो हमें टोटलिटी में बात जो है वो समझ में आ जाती है। तो पेड़ पौधों में वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, जब हम इनकी बात करते हैं तो सिमिलैरिटी के रूप में ये स्पष्ट होता है, और इससे किसी भी तरह की बहस का मुद्दा भी नहीं है ये कि ये सारी इकाइयां सांस लेती हैं। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पशु पक्षी भी सांस लेते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी सांस लेते हैं। लेकिन क्या ये कह देना या ऐसा मान लेना कि क्योंकि ये तीनों अवस्थाओं में इकाइयां सांस लेती हैं, इस कारण ये तीनों अवस्थाओं में एक जैसे ही है, ऐसा नहीं है। तो जो भिन्नताएं हैं उसको भी जब हम देखते हैं तो वो जो भिन्नताएं हैं वो हमें जीवन की तरफ जो है वो जीवन शब्द से या जीवन के डिस्कशन से जितनी बात कर रहे हैं वो हमें भिन्नताओं के रूप में स्पष्ट होता है। तो इसको एक दो चीजें जो है वो और देख लेते हैं इसके ऊपर। संजीव भैया, संजीव हाँ भैया, जी, दर्शना जी हाँ है, जी, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सुन लेते हैं। हाँ बताइए जी, दर्शना जी अपनी बात रखिए प्लीज। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड हेलो, मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल। हाँ सर, ये सब जो मैं सुन रही थी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपने घर में भी डिस्कस किया था अपनी बेटी के सामने। तो उसने कुछ जो बातें मुझे बोली तो मैं उस पर बड़ा हैरान रह गई। उसने कहा कि हम जो एनर्जी देते हैं, मुझे लगा शायद वो सारी चीजें एनर्जी ही है। जैसे उसने पानी का वो बोला कि मैंने गंगा जल का उदाहरण लिया कि गंगा जल बड़ा पवित्र है, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। तो उसने बात बोले कि आप 3
पानी लीजिए आप, एक पानी को आप रोज के रोज आप उसको ब्लेस करिए रोज के रोज। या चावल का उदाहरण दिया उसने, चावल को आप ब्लेस करिए कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो 15 दिन तक आप ब्लेस करेंगे तो वैसे ही रहेगा। एक को आप न्यूट्रल छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं कहना, और एक को आप एक पार्ट राइस को आपने कर्ज करना है, तो जो कर्ज किया हुआ राइस है वो बिल्कुल बदबू मारेगा, और जो न्यूट्रल छोड़ा हुआ है हमने वो आधा खराब हो जाएगा या आधा ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन जिसका ब्लेस कर रहे हैं वो ब्लेस वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा ही रहेगा, जैसा आपने रखा होता है वैसा ही रहेगा। तो मुझे ना थोड़ा सा इस मामले में मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उसको क्या, तो मैं उसको बोलूं क्या ना बोलूं, या ये सही है या नहीं है, ये एनर्जीज कहाँ से आ रही है, मुझे अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हुआ अभी तक। कोई बात नहीं दीदी, पहले जैसे होता है ना कि हम जब भी हम तो सब टीचर्स हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो सीखने समझने का भी एक क्रम रहता है। तो पहले क्लास 1 में पढ़ते हैं, फिर क्लास 2 में पढ़ते हैं, फिर क्लास 3 में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग एलिमेंट्री लेवल पे समझ रहे हैं, अभी हम एलिमेंट्री लेवल पे अपनी समझ पूरी कर लें, उसके बाद में जो है हम आगे के भी इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हैंडल कर पाएंगे। तो अभी इसको पेंडिंग में रख लेते हैं, ये एक गहरा मुद्दा है और साथियों ने भी बोला है, तो मुझे लग रहा है कि उसको अभी पेंडिंग में रख लें। अभी जो सिंपल चीजें हैं उसको हम ग्रास्प कर लें, और फिर धीरे धीरे हमारी स्थितियां बनेंगी कि हम इन मुद्दों को भी हैंडल कर पाएंगे। तो ये वाली स्लाइड पे हमने कल बात की थी कि जो है जीवन, जिसको हम सेल्फ कह रहे हैं, जो बिल्कुल राइट वाला कॉलम है, ये पदार्थ अवस्था में और वनस्पति जगत में, वनस्पति अवस्था में या प्राण अवस्था जिसको कह रहे हैं, वहां पर जीवन वाली एंटिटी जो है, जो रियलिटी है वो नहीं है। जीवावस्था में मतलब पशु पक्षियों में और ह्यूमन बीइंग्स में ये जीवन वाली रियलिटी है। आकार के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में चारों अवस्थाओं में हमको स्ट्रक्चर जो है इकाइयों में दिखता है। तो सांस लेने वाला काम जो है, जो ये हम लेफ्ट वाला कॉलम है, उसमें हमने 3 चीजों के ऊपर हमने एक सर्कल लगाया और नीचे लिखा सांस लेते हैं। तो पशु पक्षी भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी सांस लेते हैं। इतना हमने जो है ना एक डिस्टिंक्शन किया था। अब जीवन के, और साथ में हमने 2-3 बातें की थी। एक उसमें ये था, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, कि जहां मानने की क्रिया शुरू होती है वहां जीवन है। मानव किसी को अपना मानता है, नहीं मानता। पशु पक्षी के साथ भी ऐसा, पेड़ पौधों में ऐसा हमको कुछ दिखता नहीं है। ठीक है। दूसरा हमने कर दी, शायद आपके यहाँ पहुंचने में देर हो रही होगी। अच्छा। मैंने तो कर दी है। ठीक। तो मन दीदी पहुंची है, स्लाइड चेंज हो गई? जी भैया। हाँ ठीक है। ठीक है। और फिर हमने जो है ये मस्तिष्क का होना, ये भी हमने एक इंडिकेटर के रूप में पहचाना कि हाँ, ये भी ऐसा दिखता है कि जहां पर जीवन अपने आप को शरीर के माध्यम से व्यक्त करता है, वहां पर ब्रेन का होना पाया जाता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में ब्रेन है, ऐसा हमने बायोलॉजी में पढ़ा भी है और हम इतना कॉमन सेंस से समझते भी हैं। पशु पक्षियों में भी हमने ऐसा पाया है कि वहां पर ब्रेन रहता है, पेड़ पौधों में ब्रेन नहीं रहता। इतनी बातें हमने कल कर ली थी। अब इसको थोड़ा सा जो है ना दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। ये मैं एक लास्ट वाली स्लाइड है, इसको रख रहा हूँ यहाँ पर, कि जीवन का रोल क्या है। तो जीवन के रोल से हम पहचानते हैं एक दूसरे एंगल से कि कैसे देखें कि जीवन है या नहीं है। तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहे हैं, जो कि अभी डिंपल दीदी ने शुरू में एग्जांपल रखा, हमने कल बात भी रखी थी, शरीर को जीवंत बनाए रखना, यानी शरीर को जिंदा रखना, ये एक जीवन का रोल है। तो शरीर के साथ में जीवन रहता है, तो शरीर में जो कम से कम बेसिक फंक्शनैलिटी है, सांस लेने वाला, वो चलता रहता है और शरीर पूरी तरह से काम करता है। तो हमारा जो बाकी चीजें हैं जो हमने दूसरे पॉइंट पे लिखी है, वो वाला भी शुरू हो जाता है, शरीर का रूटीन कार्यकलाप। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है शरीर को जीवंत बनाए रखना। ये एक काम है जीवन का रोल है। दूसरा है शरीर का रूटीन कार्यकलाप। रूटीन कार्यकलाप किसको कह रहे हैं? जैसे इसको हम पशु पक्षियों में देखें तो ये मेनली मुख्यतया जो है वो आहार, निद्रा, भय, प्रजनन के रूप में 4 विषयों के रूप में दिखता है ना। पशु पक्षियों में भी खाने पीने वाला काम चलता रहता है, थक जाते हैं तो शरीर को आराम करना है,
अपने शरीर को बचाने के अर्थ में उनमें एक भय वाला भी जो है वो रहता है, और एक प्रजनन की प्रवृत्ति और टेंडेंसी जो है मीटिंग के रूप में वो काफी स्ट्रॉन्ग रूप में काफी काफी प्रजातियों में ऐसी पाई जाती है कि इसके ऊपर बड़े बड़े फाइट भी होते हैं, और कभी कभी ऐसे प्रजनन के लिए जो फाइट्स रहते हैं वो जानलेवा रूप में भी आ जाते हैं। तो ये एक मेन कार्यकलाप जो है पशु पक्षियों में, इसी को हमारी परंपरा में 4 विषयों के रूप में पहचाना गया: आहार, निद्रा, भय, प्रजनन। ठीक है, तो ये वाला कार्यकलाप भी जीवन के होने से होता है। जीवन शरीर को छोड़कर चला जाता है, जिसको हम डेड बॉडी के रूप में पहचानते हैं। ये चारों चीजें उसमें एकदम से हम ऑब्जर्व करते ही हैं कि ना आहार की जरूरत रहती है, उसका तो ना निद्रा की जरूरत रहती है, भय भी नहीं रहता है, और प्रजनन वाली प्रवृत्तियां भी खत्म हो जाती हैं। तो ये मेन कार्यक्रम, तो जितनी वहां पर पशु पक्षियों में जो इवन लैंग्वेज या जो हम कहते हैं कि उनके भी आपस में सिग्नलिंग होती है, वो एक दूसरे को संकेत भेजते हैं, उनका कुछ बॉडी लैंग्वेज होता है, वो भी मेन रूप में अगर हम देखें तो आहार, निद्रा, भय, प्रजनन के आस पास ही, इर्द गिर्द ही घूमता है। उनके जितने भी सिग्नल या संकेत की भाषा है, जितनी एक दूसरे पे वो आवाज निकालते हैं, ये पर मैं कहूँ तो उन्होंने भी अपने में देखिए कि मुझे थोड़ी आवाज कट रही है। तो कुछ बोले, अच्छा कट गई होगी बीच में, कभी कभी कुछ हाँ सिग्नल जी, का होता है। अभी ठीक आ रही है? हाँ जी जी जी, आ रही है है ना? मेरी। हाँ तो जी, मुझे कॉलेज के बच्चों ने बताया कि सर ये जो भय वाला काम है ना, ये आपको मालूम है कि जैसे हिरन और ज़ेब्रा या ये लोग होते हैं ना, तो जैसे घास खा रहे हो, तो इनका जैसे सपोज कीजिए कि 100 पशुओं का झुंड है, तो आसपास ना चारों तरफ कुछ कुछ पशु जो है ना वो निगरानी रखने के लिए रहते हैं, जो खतरे को देखते रहते हैं, कहीं शेर तो नहीं आ गया। और जैसे ही कभी खतरा आता है तो ये एक खास किस्म की आवाज निकालते हैं, उस आवाज का मतलब होता है खतरा या भागो। तो जैसे ही वो आवाज निकालते हैं तो पूरा का पूरा झुंड जो है वो अपना घास खाने को छोड़ के अपने आप को बचाने के लिए भागता है। तो इन्होंने इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि जैसे हिरन या ज़ेब्रा है ना, इनमें भागो भागो के लिए ना एक तरह की आवाज होती है, और बंदर जो होते हैं तो बंदर में भागो के लिए 2 तरह की आवाज होती है। तो मुझे तो मालूम नहीं था, तो मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा क्या हो गया कि हिरन और ज़ेब्रा जो है वो भागो के लिए एक तरह की आवाज करते हैं, और बंदर जो है वो भागो के लिए, खतरा है भागो, इसके लिए 2 तरह की आवाज आती है। कहते कि तो उन्होंने बताया कि जो हिरन है या ज़ेब्रा है, इनके लिए ना ये जमीन पर ही रहते हैं, और इनका खतरा भी जमीन से ही आता है। शेर आएगा, चीता आएगा, कोई और शिकार पशु आएगा, तो भागो का मतलब बस भाग लो, जमीन पे ही हो और जमीन पे ही भाग लो। जो बंदर है ना, बंदर के जैसे बच्चे हैं वो भी पेड़ पे रहते हैं, तो कई बार क्या रहता है कि ये चील वगैरह आती हैं तो वो आकाश से आती हैं और बंदर के छोटे बच्चों को उठा लेती हैं। तो तो बंदरों के लिए खतरा जो है वो जमीन से भी आता है शेर चीता के रूप में, और आसमान से भी आता है चील वगैरह के रूप में। तो अब उनको भय के लिए अपनी जो भाषा बनानी पड़ी, जो एक दूसरे को संकेत देने पड़े, उसमें ये आता है, एक तरह की आवाज का मतलब होता है नीचे भागो। नीचे भागो मतलब खतरा आसमान से आ रहा है, तो ऊपर से कोई चील वगैरह आ रही है तो जमीन की तरफ भागो। और दूसरी तरह का जो संकेत है, जो आवाज है, उसका मतलब ये होता है ऊपर भागो, मतलब कोई शेर आ रहा है या चीता आ रहा है तो वो जमीन की तरफ से आ रहा है तो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाओ। तो तो अगर हम मतलब इस तरह की भी, जैसे मैं जो बार-बार आपको कहता हूँ कि बच्चों से बात की जाए, यंगस्टर से बात की जाए, इन लोगों के पास भी अपने जो जानकारियाँ हैं वो जो इन रियलिटीज़ के साथ में लिंक होता है। तो भय जो है, भय के लिए अब एक दूसरे से संकेत करना है, एक दूसरे से जो भाषा है, तो उनकी मेन एक्टिविटी 4 विषयों पर आधारित है। उसके लिए जितनी सिग्नल लैंग्वेज बनी, जो कुछ भी बना एक दूसरे के साथ में कॉल्स के रूप में, वो इसी के आधार पर बना। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि भागो मतलब
एक तरह की आवाज है जमीन के पशुओं के लिए और बंदर के लिए दो तरह की, क्योंकि दो तरह से टकरा रहा है। अब भ्रमित मानव या नासमझ मानव में चार विषयों के साथ साथ प्रिय हित लाभ की दृष्टि रहती ही है नेचुरली, इंद्रिय सुख की चेष्टा जो है वो रहती है, रूप पद धन बल की जो है वो चाहना और इसके लिए प्रयास जो है वो रहता ही है, और तुलनात्मक रूप में जीने का कार्यकलाप जो दिखता है। तो फिर जो है जो जितना भी हमारी कार्यकलाप बना, जो हमारी एजुकेशन हुई, जो हमारी भाषा बनी, वो सारी भाषा चार विषयों के साथ साथ प्रिय हित लाभ, इंद्रिय सुख, रूप पद धन बल और तुलनात्मक चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती रही। तो ये भी एक जीवन का रोल है। जीवन होता है, शरीर के साथ में हम जीवित रहते हैं और शरीर भी पूरी तरह से काम कर रहा है, तो हम ये सेकंड नासमझ मानव सेकंड वाली कैटेगरी में है। अब शरीर में भी कुछ कमी है, कुछ ब्रेन में हो गया, कुछ हो गया, कोमा वाली स्थिति में आ गए, लेकिन सांस चल रही है, उसको हम पहले वाले पॉइंट में कहें। तो पहला वाला पॉइंट जो है वो भी जीवन के होने से ही हो रहा है, दूसरा तीसरा भी जो है वो भी जीवन के होने से हो रहा है, लेकिन वो प्रोग्रेसिवली है, उसको हम समझने की कोशिश कर। फिर तीसरा वाला पॉइंट जो है ना, वो जब अवेयरनेस होती है तब हम उसकी तरफ ध्यान जाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाती है तीसरे वाले पॉइंट की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। पीड़ाएं बनी रहती हैं, दुख रहता है, लेकिन उस दुख को ओवरकम कैसे किया जाए उसकी तरफ बिल्कुल भी करना क्या है ये क्लैरिटी नहीं बनती। वो तीसरा क्या है काम जो जीवन के होने से और जीवन को समझने से होता है, जागृत होना। तो ये जागृत होना भी जीवन में होने वाला कार्यक्रम है। तो जीवन में जीवन से जीवन के लिए जो है ये जागृत होने का कार्यक्रम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नॉर्मल भाषा में बोले, समझदार बनना बनाना, 4.5 से 10 क्रिया की तरफ की हमारी जो यात्रा है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि उदय होना, प्रिय हित लाभ की तो बाय डिफॉल्ट थी ही। तो जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, ये सारा जो है इसकी तरफ ध्यान जाए। ये सिर्फ मानव जगत में, सिर्फ ज्ञानावस्था में ये संभावना है। संभावना भी है और चाहना भी है ना। पशु पक्षियों में जागृत होने की कोई प्रवृत्ति नहीं है ना। कभी किसी चिड़िया को, किसी शेर को, किसी हाथी को, किसी ज़ेब्रा को एज ए कम्युनिटी के रूप में ऐसा जो है वो हम देखेंगे कि ऐसा जो है वो कोई जो है वो ऐसा एज ए सामाजिक स्तर के ऊपर कोई इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं है। मानव में ऐसा हम लोग चाहते ही हैं कि हमारे आसपास वाले लोगों का भी आचरण ठीक हो, मेरा भी आचरण ठीक हो। उस आचरण को ठीक होने के लिए जो समझ है, वो ज्ञान है, वो कैसे आएगा, वो हम लोगों की पीड़ा रही है। हम में से जिन जिन लोगों ने ये वाली पीड़ा अपने में महसूस की है, अपने आसपास महसूस की है, उन लोगों को ऐसा लगता भी है कि ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये एक्चुअल में ज्ञानावस्था की महिमा है। अगर हम सिर्फ पहली वाली स्टेट में हैं, दूसरा और तीसरा वाला पॉइंट कुछ नहीं हो रहा, तो जैसा डिम्पल दीदी कह रहे थे, हम नॉर्मल भाषा में कहते भी हैं कि वेजिटेटिव स्टेट में, वेजिटेटिव स्टेट में भी क्या रहता है, सांस चलता रहता है। यहाँ पर भी अगर बेशक शरीर रूप में हम ह्यूमन बींग्स के रूप में है, लेकिन सिर्फ सांस ही चल रही है, दूसरा और तीसरा पॉइंट कुछ नहीं हो रहा, तो उसको हमने भाषा के रूप में वेजिटेटिव स्टेट ही कहा। लेकिन हम मेहनत क्यों करते हैं कि हम चाहते हैं कि शरीर में जो भी कमी है उसको ओवरकम कर लिया जाए, ताकि हम स्टेट 2 में पॉइंट 2 जो है उसको एक्टिवेट कर पाए। इसमें कोई खराबी नहीं है, ये तो हम सबको करना ही है। जब अस्वस्थ होते हैं तो अस्वस्थ होने में जो भी अस्वस्थता है उसको ओवरकम किया जाए और स्वस्थ हो और ठीक से जी पाए। लेकिन ठीक से जी पाना सिर्फ पॉइंट 2 में रहते हुए जीना जो है वो अधूरा है, उसमें गलतियां होती हैं, वही अमानवीयता का आधार बनता है। हम सब को लगता है कि पॉइंट 2 में होते हुए चीजें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं होगा। ये जो जितना भ्रष्टाचार, जितना अपराध, जितना शोषण, जितनी जितनी हम प्रकृति में असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्स डिप्लीशन ये देख रहे हैं, वो पॉइंट 3 की तरफ ना ध्यान जाने की वजह से हो रहा। तो ये मुझे लगा कि जीवन का रोल हम एक ना क्रमबद्ध तरीके से देख पाए, तो ये जो है जीवन का रोल है। तो जितना हम जीवन का रोल पहचानते हैं, फिर हमें जीवन में तो मेरी अपनी प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं जीवन हूँ और जीवन को ही समझदार होना है। तो जब मुझे ये इस तरफ ध्यान जाता है,
तो मैं जीवन पे काम करता हूँ, नहीं तो शरीर के साथ ही बाहरी दुनिया पे ही काम करता रहता हूँ। वो अधूरा कार्यक्रम रहता है, अंत में जाकर ना अंत में मुझे खुद को उससे तृप्ति मिलती है और ना मेरे आस-पास वालों को। तो सिर्फ पॉइंट 2 तक जीते रहना जो है, वो अधूरी ज़िंदगी है, वो नासमझी में ज़िंदगी है, सारी अमानवीयता वहाँ पर है। तो जीवन की तरफ ध्यान जाने से इसीलिए इसीलिए ये जीवन विद्या को एजुकेशन में हम जो कह रहे हैं बार-बार, हम सब एजुकेशन में होते हुए और पेरेंट्स होते हुए इसको समझ रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है। तो वो इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अभी तक हमने जड़ प्रकृति के साथ में जितना काम किया है, वहाँ पर हमने सफलता हासिल कर ली है। जीवन समझ में नहीं आया है, इसलिए जीवन के ऊपर हमारा जो है अधिकार नहीं। यहाँ से हमें ऐसा ऐसा आभास होता है कि हाँ, जिस क्लैरिटी के साथ में हम जीवन को समझ रहे हैं, इसको एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बच्चों से भी बात की जा सकती है, अगली पीढ़ी को भी समझाया जा सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि जड़ प्रकृति को छोड़ देना है, घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कार भी चाहिए, लेकिन साथ में समझ भी चाहिए। ये जो है ये मेन है। तो ये जो है ना, मुझे लगा कि एक जड़ प्रकृति को समझने के लिए हम इतना एक देख लें और एक पॉइंट जो था शुरू में रह गया था उसको रख के फिर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, 10-15 मिनट होंगे, बाकी चर्चा जो है उसको चलाएंगे। तो इतना हमने जो ये पहले किए थे 2 पॉइंट, जहां मानने की क्रिया शुरू होती है वहां जीवन है। फिर हमने कहा था कि मस्तिष्क जहां होता है वहां जीवन है। इसमें एक तीसरा पॉइंट है जो मुझे काफी रिवीलिंग लगा। हिंसा अहिंसा की निर्धारण रेखा जीवावस्था और प्राणावस्था के बीच में। ये आदरणीय नागराज जी ने व्यवहारवादी समाज शास्त्र में पेज 160 पे ये वाला जो है एक ध्यान दिलाया गया। तो हम काफी बार हिंसा अहिंसा की भी बात करते हैं। तो बाबा जी बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि जो हिंसा है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में जीवावस्था और प्राणावस्था में है। उससे पहले जीवावस्था और ज्ञानावस्था में जो है वो हमको हिंसा अहिंसा बिल्कुल क्लियरली दिखती है। और वो निर्धारण रेखा प्राणावस्था से जब हम जीवावस्था की तरफ आते हैं तो हिंसा जो है वो है प्राणावस्था तक हिंसा। देखी बातें हमने जब फ्राइडे को बात कर रहे थे तो देखा भी था, हम अपने में महसूस भी करते हैं जितनी आसानी से हम टमाटर के ऊपर छुरी चला लेते हैं, एक लाइव टमाटर के ऊपर, या आम तोड़ा पेड़ से और उसके ऊपर छुरी चला ली, उस आसानी से, उस सहजता से जैसे काफी लोग अपने में किसी पशु को ऐसे उठाया और छुरी चला ली, वो हमें हिंसात्मक लगता है, वो हमें वायलेंट लगता है। क्यों लगता है? बिल्कुल वायलेंट यही लगा कि वहां पर हम बलपूर्वक शरीर से जीवन को अलग कर रहे हैं। जब हम पशु के साथ में ऐसा कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो अपने अंदर अगर हम टटोलें कि भाई मेरे को असहज क्यों लगता है, मुझे मुझे इस एक्टिविटी में परेशानी क्यों हो रही है, और इस तरह का कहीं पे कार्यक्रम हो रहा हो तो हम बच्चों को वहां पर ले जाना भी नहीं चाहते हैं। हम ऐसा भी अपने में महसूस करते हैं कि भैया ये ऐसी चीजें ना देखें। क्यों ना देखें? कि इसी को हमने हत्या या वध के रूप में देखा, और हत्या और या वध की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अच्छे से मध्यस्थ दर्शन में बताई गई। बलपूर्वक जीवन को शरीर से अलग करना, ये वध है, ये हत्या है। तो ये पशु पक्षियों के साथ में ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है तो तब हमें लगता है कि हाँ वध हुआ, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। मानव के साथ होता है तब भी हमें अच्छा नहीं लगता। पेड़ पौधों के साथ में ऐसा होता है, वो हम सहज ही पाते हैं, है ना? उसमें हमें अच्छा ना लगे ऐसा कुछ बात नहीं है, वो हम बड़ी सहजता से खुद भी कर लेते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं, क्योंकि वहां पर शरीर जीवन से अलग करने वाला कोई कार्यकलाप नहीं हो रहा, वहां जीवन था ही नहीं तो अलग किसको करे। तो ये जो है, ये मेरे को बड़ा अच्छा, एक जब मेरा ध्यान गया इस तरफ, हिंसा अहिंसा की निर्धारण रेखा जीवावस्था और प्राणावस्था के बीच। मैं आप सबसे बार-बार ये कहता हूँ, और आप भी किसी और से बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी भाषा में बात करें कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन में आए। बाबा जी ने हमारे साथ में शेयर किया, पता कि ऐसा ऑब्जर्वेशन में है, आप लोग भी अपने में टटोल के देख लो। हम भी जब इनके साथ भी बात करें तो यही है भाई, हमारे ऑब्जर्वेशन में ऐसा है और मैंने अपने में निरीक्षण करके ये पाया, अपने आसपास परीक्षण करके ये पाया, आप भी ऐसा करके देख लो
किसी तरह का दबाव नहीं है कि इस बात को मानना ही है। तो ये जो है मुझे लगता है कि ये यहाँ पर समझने का जो रास्ता है ना, जो समझने का तरीका है कि मैं अपने अधिकार पर समझ सकता हूँ, ये जो है ये एक सबसे अच्छा जो मुझे लगा है कि एक तरीका इवॉल्व बताया गया है यहाँ मध्यस्थ दर्शन में, इसको हम हमेशा से ध्यान में रखें। तो जहाँ से प्रश्न शुरू हुआ था, वहाँ पर जाते हैं, क्या पेड़-पौधों में जीवन है? तो यहाँ पर प्रस्ताव रूप में ये कह रहे हैं कि नहीं है। तो इनका नहीं था, उन्होंने जिन कारणों से लिखा था, उन कारणों के साथ में जितनी हमारी चर्चाएँ हुई, उससे और स्पष्टताएँ बन रही हैं, तो भी ठीक है, उसको देख लें। जिन्होंने इसको ऐसे नहीं पहचाना था, वो भी अपने में मनन चिंतन करते रहें, जो भी प्रश्न हो उसको अभी या आने वाले दिनों में, बाद में कभी भी रखें। तो सुमन दीदी, गीता दीदी, ये मेरे को लगा कि अपनी तरफ से जो है ना इस प्रश्न के ऊपर इतनी एलिमेंट्री लेवल पे बात करना जो था, कई बिंदुओं की तरफ ध्यान चला जाए, इतना कर लिया। 15 मिनट है, इसमें और कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हो, कुछ ऑब्जर्वेशंस हो, वो ले लेते हैं, नहीं तो अगले प्रश्न पे जाएंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा करें। हाँ जी, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। और यही ध्यान जाना है कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, इनमें सब में निश्चित आचरण है। सिर्फ यहाँ ध्यान जाना है। और तो एक मन में एक बात बनती है कि ज्ञान अवस्था में भी निश्चित आचरण होना चाहिए, पर है नहीं, तो इस तरफ ध्यान जाएगा तो धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। किसी साथी का कोई प्रश्न या कोई बात आप साझा करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं अपनी बात। जी गीता दी, जब तक सब साथी सोचते हैं तो मैं एक बात पूछना चाहूंगी, उसका चैट बॉक्स में यस नो में आंसर दे सकते हैं कि क्या हम जूम पे आगे से जो ये मीटिंग है, सत्र है हमारे, जूम पर रख सकते हैं? क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम की जो बाउंडेशन है ना, वो नहीं रहेगी हमारे पास कि एकदम से जैसे लिंक टूट जाता है, खत्म हो जाती मीटिंग, वो नहीं रहेगी। तो बाकी साथी अब अपने प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद सभी का। सभी का यस आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो बात अपनी अच्छे से रख पाएंगे। जी, और उसमें थोड़ी डिस्टरबेंस भी कम होती है, तो और टाइम हमें पूरा मिल जाएगा। मतलब अगर 5-7 मिनट हम बढ़ भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने प्रश्न भी रख लें, क्योंकि जो ये हम सब सत्र का आयोजन करते हैं वो केवल इसीलिए कि हमारी स्पष्टताएं होती रहें। कोई साथी अपनी कोई बात बात रखना कर सकती हूँ? चाहते हैं? मैं एक्चुअली पहले तो भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू। आप लोग बहुत सहज भाषा में चीजें समझा देते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ये करना चाहती हूँ कि हम जब बच्चों के साथ काम करते हैं तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वो ये है कि उनके साथ सबसे कारगर चीज है एम्पैथी पे काम करना। अगर आप थोड़ा सा पढ़ें इस बारे में तो एम्पैथी जो है वो सिर्फ 3 जगह पाई जाती है, एक ह्यूमंस में, एक चिंपैंजीज में और एक डॉल्फिन्स में। और बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं जब हम उन्हें बताते हैं कि ये क्वालिटी सिर्फ इन तीनों में इसलिए है क्योंकि हम 3 ही लोग हैं जो सोते हैं। नींद जीवन में इतनी ज़रूरी है, बाकी आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, वो जानवर सोता नहीं है, वो आराम करता है। आप कभी भी देखेंगे अगर कुत्ता है या गाय है, जैसे ही आप उसके साथ से निकलते हैं, वो वैसे ही आँखें खोल लेती है। वो आराम करते हैं, वो सोते नहीं है, इसलिए वो लोग सिम्पैथेटिक हो पाते हैं, लेकिन एम्पैथेटिक नहीं हो पाते। किसी दूसरे की पीड़ा, किसी दूसरे की परिस्थिति को समझ नहीं पाते। एक ह्यूमन्स हैं, डॉल्फिन है और चिंपैंजी है जो अपना घर बनाते हैं, पूरा बिस्तर बनाते हैं और बाकायदा डॉल्फिन भी जो है वो पानी में नहीं सोती, वो समुद्र की सतह पर सोती है और उन्हें उठाना पड़ता है क्योंकि वो सपना लेते हैं, दे ड्रीम, और वो रिलेट कर पाते हैं कि ड्रीम में तकलीफ कैसी होती है, आनंद कैसा होता है, सुख कैसा होता है। तो मुझे लगता है कि जो क्रियाओं के बारे में बात हो रही थी कि सिर्फ सांस लेना मनुष्य होना नहीं है, उससे आगे जाके इन चीजों को समझना जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है, इसलिए मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ कि एक छोटी सी जो क्रिया है सोना, समय पर सोना, वो भी कितना इम्पैक्ट डालती है हमारी सोच को बदलने में। हम समझ पाते हैं। थैंक यू। बढ़िया, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। जोड़ना चाहते हैं?
ऐसा लग रहा है दीदी कि कई बार ना मतलब हम लोग इस चीज का भी ध्यान रखें कि मतलब ना कहीं पे हम कहना कुछ जा रहे हैं और चाह रहे हैं और बच्चों तक कहीं कुछ और ना पहुंच जाए। तो क्या हम इससे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चिंपैंजी हैं और जो डॉल्फिन हैं ये मतलब ये ह्यूमंस के समकक्ष हैं, इक्विवेलेंट है, और बाकी पशु जो है वो जो है वो कम है? क्या मतलब ऐसा मैसेजिंग दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आप में सब पशु पक्षियों से अलग है। उस अलग को हम समझ पाए, मतलब ये वाला मैसेज जो है ना ये डाइल्यूट ना हो। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स को इस चीज की जानने की जरूरत पड़ी कि धरती गोल है कि चपटी है ना? ह्यूमन बीइंग्स को ये जानने की जरूरत पड़ी कि धरती के आसपास सूरज चक्कर लगाता है या सूरज के आसपास धरती चक्कर लगाती है ना? ह्यूमन बीइंग्स को ये जानने की जरूरत पड़ी कि पानी पानी है या कोई हमारे आसपास कितने एलिमेंट्स हैं, है ना? फिर पीरियोडिक टेबल बनाई गई और हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जानी गई। डॉल्फिन को क्या इस चीज को जानने की जरूरत महसूस हुई? चिंपैंजी को क्या इस चीज को जो जानने की जरूरत महसूस हुई? तो मतलब हम कुछ जो हमने देखा है, समझा है, उसको अपने तरीके से बच्चों से बात करें, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है सब पशुओं से अलग है और इसमें समझने की जो ताकत है, मानव सब कुछ समझना चाहता है, ये ऐसा प्रत्यक्ष रूप में और किसी पशु पक्षी में नहीं मिलता। चिंपैंजी में भी नहीं मिलता, डॉल्फिन में भी नहीं मिलता, ऐसा मेरे को लगता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जितनी बात जैसे करनी हो हम अपने अधिकार पर अपने आसपास बच्चों से करें। जी भैया, जी, थैंक यू। एक उदाहरण मुझे भैया जी यहाँ ध्यान आ रहा है, आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशंस जो होते थे उसमें दिया था कि आपने कहा था कि मानव जो है वो ज्ञानावस्था की इकाई है और कोई भी समस्या है उसका समाधान मानव निकालना ही चाहता है। आपने बताया था कि जैसे पशु हैं, बाढ़ आ जाती है तो वो ये नहीं सोचते कि हम बाढ़ है तो हम पुल बना लें या हम कोई अपना इंतजाम कर लें, परंतु मानव जो है वो अगर बाढ़ आती है तो उसका इंतजाम भी करता है कि उससे बचाव कैसे करना है, या बारिश आती है तो उससे बचाव कैसे करना है। तो इस तरह से ज्ञानावस्था की इकाई है, मतलब इंसान मनुष्य मानव जो है अगर समस्या का समाधान निकालने के लिए आगे बढ़ता है। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल मुझे लगा था उस समय, तो मैंने शेयर किया। तो इस तरह से ये हमें इस तरफ जाना पड़ेगा कि मानव जो है ज्ञानावस्था की इकाई है और अपने आगे अपने सब जागृत होने के लिए उसका प्रयास मुझे तो हाँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे हम सबके घरों में भी बच्चे हैं और क्लासरूम में तो बच्चों से हम बात कर ही रहे हैं लगातार। धरती पर 4 अवस्थाएं हैं, इसको ना हम बच्चे के अपब्रिंगिंग में अच्छे से सेटल करने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारी जिंदगी निकल जाती है। हम कंफ्यूज्ड रहते हैं एक्चुअल में, क्या पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ह्यूमन बीइंग्स, है ना? संवेदनाएं क्या है, समझ क्या है, भिन्नताएं क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है। ये धरती पर 4 अवस्थाएं जो है ना ये इतनी क्लियरली जो है, इसको हम पूरे अस्तित्व को समझने के लिए जो है ना, ये मुझे लगता है कि काफी एक अच्छा टॉपिक है। तो जितनी हम एज टीचर एज पेरेंट्स अपनी क्लियरिटी बना पाएंगे, उतनी क्लियरली हम अगली पीढ़ी के साथ में बात भी कर पाएंगे। जी भैया। भैया मैं कुछ बात रखूं भैया? हाँ जी रखिए। जी नमस्कार। भैया मेरी एक दुविधा है कि यहाँ पर हमें ये क्लियर हुआ कि जो इंडिकेटर्स आपने बताए कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं है, लेकिन अगर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है साइंस में कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं और उनमें जीवन है, अगर ये सिर्फ मेरी एक दुविधा है, वैसे आप जो बात हम तक पहुंच गई है, तो अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रही हूँ कि अगर बच्चा ये लिखता है कि पौधों में जीवन है क्योंकि वो सांस लेते हैं, तो क्या वहां पर हम उनको नंबर नहीं दें? नहीं दीदी, बिल्कुल आप हमारे कहने से अपनी एग्जामिनेशन अप्रोच और इवैल्यूएशन अप्रोच और जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको बदलें ना, है ना? उसको जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में है क्या, ये ना
इंग्लिश भाषा में एक शब्द है लाइफ। जी तो जो ये लाइफ है ना, एक्चुअल में सांस लेने को लाइफ मान लिया गया है ना। जी तो सांस लेना एक अलग प्रक्रिया है और सोचना समझना एक अलग प्रक्रिया है। जी तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं पे ये वाली स्पष्टता जो है ना वो नहीं बनी। तो पशु पक्षी में लाइफ है, इसको जब आप बात करें तो मुझे लग रहा है इतना टीचर के अधिकार में रहता ही है कि वो स्पष्टता, बच्चों को एडिशनल स्पष्टता दे कि भाई हाँ, ये पेड़ पौधों में सांस लेते हैं, इस बेसिस पे अगर हम कहें कि लाइफ है, इतनी बात ठीक है। लेकिन फिर पेड़ पौधों के आगे एक हमको दुनिया में पशु पक्षी भी दिखते हैं और फिर ह्यूमन बींग्स भी दिखते हैं। तो इनमें प्रोग्रेस दिखती है हमको, इनमें प्रोग्रेसिवली डिफरेंसेस दिखते हैं। फिर आप जितना उन डिफरेंसेस को भी हाईलाइट कर पाए बच्चों की समझ विकसित करने के लिए, आपके पास में इतना अधिकार रहता ही है, करें। लेकिन इतना रहे कि एग्जाम में पूछा जाएगा तो एग्जाम में तो जो है वो जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी के हिसाब से। जी भैया जी और कभी आपके पास में देखिए करिकुलम रिवाइज भी होते रहते हैं ना, जो किताबें आज से 20 साल पहले थी और जो किताबें आज हैं उनमें परिवर्तन आया ही है। तो आप लोगों के पास में करिकुलम रिवीजन के लिए भी कभी कुछ ऑप्शंस हो, आप कभी इस कमेटी में बैठे और आपके अधिकार में कुछ ऐसा हो रिकमेंडेशंस देने के लिए कि भैया ये इसको हम और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं, वहां पर अपने इस तरह के प्रयास कर सकते हैं कि इसको हम और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। जी भैया जी थैंक यू। सभी साथियों से निवेदन है, अंतिम 5 मिनट से भी कम समय है, तो अपने प्रश्न रखें तो थोड़ा जल्दी रख लें और फिर जी रखिए अपनी जी बात। सुमन जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी सुमन जी, बोलिए। अभी जैसे होमा जी ने बात की तो मेरे दिमाग में भी इस बात को लेकर ख्याल आया है, यही विचार कि बच्चों को तो हम ये विज्ञान में सिखा रहे हैं कि पेड़ पौधों में जीवन है, तो वो इतनी जल्दी हमारी बात एक तरफ हम ये कहेंगे और एक तरफ ये, तो बच्चे ये नहीं कहेंगे मैडम आपने पहले तो हमें ये बताया और अब ये बता रहे हो हम। हालांकि बहुत सारी चर्चा हो गई, हमारी तो समझ विकसित हो गई, लेकिन यहाँ पर यही दिमाग में अटकाव है एक कि हम बच्चों को कैसे दो बातें कैसे समझा पाएंगे। अरे दीदी अभी भी करते हो आप सब लोग, देखो क्लास में ये भी पढ़ाते हैं कि भैया ईमानदारी से जियो, कभी झूठ मत बोलो, है ना। और ये सब सबके चीजें बाद भैया है ना, स्पष्ट उसके ये बाद सब और उसके नहीं एक सेकंड, उसके बाद में बी प्रैक्टिकल भी बता ही देते हैं हम, है ना। और हम नहीं भी बताते तो भी बच्चों को पता चल ही जाता है आपके बच्चा बताने से कि ईमानदारी से जियो और बच्चों ने नकल मारनी छोड़ दी हो, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब बच्चों तक जो है ना कॉन्ट्रेडिक्टरी इनपुट्स पहुंच ही रही हैं। अभी जो कॉन्ट्रेडिक्टरी इनपुट्स पहुंच रही हैं उन कॉन्ट्रेडिक्टरी इनपुट्स से बच्चों को कुछ निष्कर्ष निकलने में मदद नहीं मिल रही है। वो बेचारे कंफ्यूज्ड ही रह रहे हैं, डिलेमा में है, एक एथिकल डिलेमा में, मॉरल डिलेमा में रहते हैं। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि हमें अगर जो भी कॉन्ट्रडिक्शन उनको हाईलाइट करनी है उस कॉन्ट्रडिक्शन को सही तरीके से रख पाए ताकि उनके डिलेमास रिजॉल्व हो, डिलेमास क्रिएट ना। सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। बाकी आप सब लोग अपने विवेक को भी प्रयोग करेंगे, सिर्फ मेरे कहने पे या हमारे कहने पे कुछ करने निकल जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग अपने विवेक का सदुपयोग करते हुए जितनी बात रखनी है, कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, कितनी रखनी है, वो आप अपने आप निर्णय लेंगे। जी भैया। चैट बॉक्स में ये अपने जन्मेजय सर ने एक बात रखी है कि मानव में कार्य स्वतंत्रता है जो अन्य प्राणियों में नहीं है, और कार्य स्वतंत्रता के साथ साथ विचार स्वतंत्रता भी है। तो ये भी कभी हमें काफी कुछ समझने के लिए प्रेरित करता ही है और इसको हम देख ही सकते हैं। बिल्कुल, प्लांट्स में हमको वो कर्म स्वतंत्रता के रूप में कुछ नहीं दिखता है। जी, कल्पनाशीलता कल्पनाशील, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। संजीव भाई मैं कुछ ऐड करूं? हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। इसमें हम लोग अपने सिलेबस में अगर देख पाते हैं तो एक साइंस में, फिजिक्स में हम लोग जो है, मैं 12th के बच्चों की बात कर रहा हूं, तो हम उन्हें वहां पर एक तरफ तो हम ये बताते हैं कि लाइट इज अ वेव, एक तरफ हम उसको ये पढ़ाते हैं कि लाइट इज अ रे, फिर हम कहते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और 4 थ्योरीज हैं एट ए टाइम बच्चे को पढ़ाई जाती हैं और बच्चे पर छोड़ दिया जाता है उसके विवेक पर कि अभी अभी हमको इस पर निष्कर्ष निकालना है। मैं ये वो बात बता रहा हूं जो उनके करिकुलम के अंदर है, विद इन देयर कोर्स आउटलाइंस।
तो मुझे लगता है कि जब हम इस प्रकार से एक ही सब्जेक्ट के अंदर उसको उसके विवेक पर निर्णय को, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमको भी अभी खोज करनी है, रिसर्च करनी है, सर्च आउट करनी है, तो बच्चे के साथ अगर आप शेयरिंग करते हैं इसी तरीके से केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हम काफी समय तक कंफ्यूज रहे कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, केमिस्ट्री कुछ बोलता है, फिजिक्स कुछ बोलता है। उसमें एनायंस और कैटायंस को लेकर के काफी कंफ्यूजन है, और बाद में बच्चों को ये पढ़ाया जाता रहा कि केमिस्ट्री में जब आए तो इसको ये अप्रोच देनी है, फिजिक्स में आए तो ये अप्रोच देनी है।